हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज करंट अफेयर्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है हमारे पास उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आज का करंट अफेयर्स का, पुतिन नॉट टू अटेंड G20 समिट इन इंडिया। आप सभी को पता है कि G20 समिट सितंबर मंथ में होने वाली है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो न्यूज़ आई है क्रेमलिन की तरफ से कि क्रेमलिन ने घोषणा कर दी है कि पुतिन G20 समिट को अटेंड नहीं करेंगे। G20 आप सभी को पता है 20 कंट्रीज़ का ग्रुपिंग है और इसमें ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी आते हैं समिट में। तो पुतिन क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके क्या क्या रीजंस हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने कई सोर्सेस से लिया है, कुछ न्यूज़पेपर से, कुछ इंटरनेट से, तो अलग अलग सोर्सेस से मैंने कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं और इस पर हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। रीजंस वाई पुतिन इज़ नॉट अटेंडिंग इंटरनेशनल समिट्स। सिर्फ G20 की बात ही नहीं है, बहुत सारे समिट्स पुतिन ने अटेंड नहीं किए। जैसे बाली में G20 की समिट हुई थी 2022 के अंदर दिसंबर में, उसमें भी पुतिन ने भाग नहीं लिया। दूसरा, ब्रिक्स समिट अभी अभी जोहानिसबर्ग में हुई है, उसमें भी पुतिन ने भाग नहीं लिया। तो बहुत सारे इंटरनेशनल समिट्स को अवॉइड कर रहे हैं पुतिन, और इसका रीज़न क्या है? क्रेमलिन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पर पुतिन का फोकस ज़्यादा है। पुतिन प्रेफरेंस दे रहे हैं स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन क्या है? आप सभी जानते हैं कि पुतिन ने यानी रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया 2022 के अंदर और इसको नाम दिया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। तो यही मिलिट्री ऑपरेशन जो है अभी चला आ रहा है, अभी 2023 है, अगस्त है, तो काफ़ी समय हो गए हैं, मतलब 1 साल से ज़्यादा का समय गुजर चुका है, फिर भी ये मिलिट्री ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ ने, बहुत सारे कंट्रीज़ ने, जैसे कुछ कंट्रीज़ को छोड़ करके, जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इन सब को छोड़ करके बाकी सभी कंट्रीज़ ने यूक्रेन को भर भर के सपोर्ट किया है, उनको मिलिट्री इक्विपमेंट दिया है, कई वेपन्स दिए हैं ताकि वह रसिया का मुकाबला कर सके, ठीक है। तो पहला रीज़न तो ये है कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को बहाना बनाया है क्रेमलिन ने और इसी पर फोकस है पुतिन का, ये कहना है क्रेमलिन का। दूसरा पॉइंट क्या है? वेस्टर्न लीडर्स इन समिट्स। देखो, पुतिन बदनाम हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने एक सॉवरेन कंट्री पर अटैक किया है, मिलिट्री ऑपरेशन किया है, इसलिए ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड यानी यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ पुतिन को गाली दे रहे हैं, पुतिन को दोषी ठहरा रहे हैं कि उन्होंने एक सॉवरेन कंट्री पर हमला किया है। और रीज़न आप सभी को पता है क्यों हमला किया था? क्योंकि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिलने वाली थी नहीं, लेकिन डिस्कशन चल रहा था। और जब पुतिन को लगा कि इसको जब नेटो की मेंबरशिप मिल जाएगी तो पुतिन का देश यानी रसिया खतरे में पड़ जाएगा, नेटो मेंबर से सब तरफ से घिर जाएगा, तो इसीलिए इसने मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। अब इसीलिए पुतिन बदनाम हो चुके हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड के कंट्रीज़ या लीडर्स जिस भी समिट में जा रहे हैं, पुतिन उस समिट को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वह वेस्टर्न लीडर्स को फेस नहीं करना चाहते हैं, उनकी गालियाँ नहीं सुनना चाहते हैं, उनके ताने नहीं सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो जिस भी समिट में जा रहे हैं वेस्टर्न लीडर्स, उसमें पुतिन अटेंड नहीं करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? पब्लिक ह्यूमिलिएशन। वही बात है कि पुतिन की बहुत बदनामी हो गई है यूक्रेन के चलते। यूक्रेन के चलते नहीं, अपने चलते, या यूक्रेन भी कुछ हद तक, काफ़ी हद तक यूक्रेन भी दोषी है क्योंकि यूक्रेन जानता है कि पुतिन का देश रसिया उसका पड़ोसी देश है। अब यदि मिलिट्री यूक्रेन नेटो मेंबर बन जाता है तो पुतिन को इससे खतरा है, पुतिन को अपने सॉवरेनिटी में खतरा दिखाई पड़ा, तो इसलिए उन्होंने ऑपरेशन चला दिया और इसीलिए पब्लिक ह्यूमिलेशन झेलना पड़ रहा है। और कई बातें हैं जिसके चलते पुतिन अब अटेंड नहीं करेंगे G20 समिट को। अगला पॉइंट है एवगेनी प्रिगोजिन, इनकी डेथ हो गई है, एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है एवगेनी प्रिगोजिन कौन थे? आप सभी को पता है, वैगनर ग्रुप के ये फाइटर थे, ये लीडर थे। क्योंकि रसिया ने जब मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया यूक्रेन में, तो उन्होंने प्राइवेट मिलिट्री एजेंसी को या प्राइवेट मिलिटेंट्स को इन्होंने प्रीफर किया और उस ग्रुप का नाम था वैगनर ग्रुप। वैगनर ग्रुप के लीडर थे एवगेनी प्रिगोजिन। तो जब हेलीकॉप्टर क्रैश में इसकी डेथ हो गई
प्लेन क्रैश में इसकी डेथ हो गई, तो रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बदनामी होनी शुरू हो गई। कई वेस्टर्न कंट्रीज़ ये बोलने लगे कि प्रिगोजिन के डेथ के पीछे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का हाथ है। अमेरिकन प्रेसिडेंट भी यही बोलने लगे, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स या हेड ऑफ स्टेट्स भी यही बोलने लगे। तो इससे भी पुतिन को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये एलिगेशंस क्यों लगा रहे हैं पुतिन के ऊपर? क्योंकि पुतिन और प्रिगोजिन के बीच थोड़ी सी अनबन हो गई थी कुछ समय पहले, जून के महीने में। क्योंकि प्रिगोजिन ने आरोप लगाया था पुतिन के ऊपर कि पुतिन पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशंस में, जिसके चलते वैगनर ग्रुप के बहुत सारे लड़ाके मर गए हैं। तो इसीलिए पुतिन को बुरा लगा था उस समय, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपने दुश्मनों को अच्छी तरह पहचानता हूं और उन्हें नहीं छोड़ता हूं। तो इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड और कई अमेरिकन कंट्रीज़ भी पुतिन को दोषी ठहरा रहे हैं और एलिगेशंस लगा रहे हैं कि प्रिगोजिन की डेथ के पीछे पुतिन का ही हाथ है। सिक्योरिटी कंसर्न्स, अगला पॉइंट। सिक्योरिटी कंसर्न्स क्यों है? पुतिन को अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंता होने लगी है। क्यों? क्योंकि मेन वही है कि उसने यूक्रेन पर अटैक किया था और इसलिए अपनी सुरक्षा पर ही खतरा मंडराने लगा है। बात यह है कि जब पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक किया तो कुछ समय बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया और उसके अरेस्ट होने का डर सताने लग गया। हालांकि पुतिन को हो सकता नहीं हो, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को फेस नहीं करना चाहते हैं, ऐसे इंटरनेशनल समिट्स में नहीं जाना चाहते हैं। तो इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पुतिन को कहीं ना कहीं चिंता है अपनी सिक्योरिटी को लेकर के। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर साउथ अफ्रीका है और साउथ अफ्रीका में इस बार ब्रिक्स की समिट हुई, लेकिन उसमें पुतिन ने अटेंड नहीं किया, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर ये नियम है कि जो भी उस कोर्ट का मेंबर है, जो भी कंट्री उस कोर्ट का मेंबर है क्रिमिनल कोर्ट का, वह ऐसे किसी आरोपी को अरेस्ट कर सकता है जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दोषी ठहराया है। तो इसीलिए पुतिन को अरेस्ट होने का भी डर सता रहा था और इसीलिए वे साउथ अफ्रीका नहीं गए ब्रिक्स की समिट अटेंड करने के लिए। तो ये सारी बातें हमने की कि पुतिन क्यों इंटरनेशनल समिट्स को अवॉइड कर रहे हैं। तो ये सारे रीज़न आपको मिल गए होंगे, आई होप। तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है इंडिया एंड ग्रीस प्लान टू डबल देयर बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। अब आज ही 25 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्रीस चले गए हैं, ग्रीस विजिट पर गए हैं, और क्या क्या बातें हुई और क्या क्या बातें होने की संभावना है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं जो की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। वो ये है, क्योंकि अब बायलैटरल रिलेशंस ग्रीस के साथ, इंडिया और ग्रीस का बायलैटरल रिलेशंस कितना मजबूत है, इन पॉइंट से आप लगा सकते हैं अनुमान। बायलैटरल ट्रेड दोनों के बीच अभी है $2 बिलियन। ठीक है, ये काफ़ी कम है, दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी कम है। अमेरिका के साथ तो बहुत ज़्यादा है, फिर चाइना के साथ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो डबल डिजिट्स में है, लेकिन यहाँ पे सिंगल डिजिट है, $2 बिलियन। दूसरा पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल का स्पेलिंग गलत है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है? इंडिया एक्सपोर्ट करता है एल्यूमिनियम, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फिश, क्रस्टेशियंस एंड आयरन एंड स्टील। ये मेन गुड्स ऑफ इंपोर्ट हैं, सॉरी एक्सपोर्ट हैं। ये इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है इंडिया। क्या क्या? एल्यूमिनियम, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फिश, क्रस्टेशियन एंड आयरन एंड स्टील। ये सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। और इंपोर्ट क्या क्या करता है इंडिया? इंडिया इंपोर्ट करता है मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मिनरल प्रोडक्ट्स, सल्फर एंड एल्यूमिनियम फॉयल। तो ये सारी मेन चीज़ें हैं जो इंडिया इंपोर्ट करता है ग्रीस से। अगला पॉइंट है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। तो दोनों कंट्रीज ने साइन किया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट को, टू इम्प्रूव द फ्लो ऑफ पीपल एंड टैलेंट बिटवीन द टू कंट्रीज़। दोनों कंट्रीज़ के बीच कैसे फ्लो ऑफ पीपल बढ़ेगा, फ्लो ऑफ टैलेंट बढ़ेगा। तो इस चीज़ पर
दोनों कंट्रीज़ ने बात की और एग्रीमेंट साइन किया, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। अगला है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ऑन यूक्रेन इशू। तो यूक्रेन इशू पर इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है। इंडिया ने कभी यूक्रेन इशू को ना तूल दी है और ना ही उस पर साइलेंस बनाया है। इंडिया ने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया है। यूक्रेन पर अटैक करने के लिए ना इंडिया ने रसिया को दोषी ठहराया है, क्योंकि रसिया का अपना कंसर्न है, और ना ही यूक्रेन को खुल करके सपोर्ट किया है इंडिया ने। तो इंडिया ने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया है और हमेशा कहते रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही काम चलेगा, वॉरफेयर से काम नहीं चलेगा। इसलिए दोनों कंट्रीज़ ने यूक्रेन इशू पर न्यूट्रल रुख अपनाया और कहा कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से ही सॉल्यूशन निकलेगा। सिर्फ लड़ाई लड़ने से, वेपनाइज्ड तरीके से लड़ाई लड़ने से, एक दूसरे के कंट्रीज़ के सिटीजन्स को मारने से या फिर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिटीजन्स, बेकसूर सिटीजन्स मारे जाते हैं, बहुत जान माल का नुकसान होता है। इसलिए डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से ही काम चलाना चाहिए। तो ये दोनों का स्टैंड रहा है। फिर है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित किया गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान से, और प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस ने प्राइम मिनिस्टर को इस सम्मान से सम्मानित किया।